हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि उस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। ये किस कवि की कल्पना, ये किसका चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। नमस्कार दर्शकों, मंजिल कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा शर्मा। दर्शकों, कहा जाता है परमात्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। उसी परमात्मा ने इस सृष्टि को विभिन्न रंगों से सराबोर किया है। इसी प्रकार एक कलाकार भी होता है, एक चित्रकार भी होता है, जो अपने मनोभावों को कैनवस पर उकेर देता है। आज एक ऐसे ही चित्रकार, एक ऐसे ही कलाकार हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। विभिन्न रिवॉर्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिलवाती हूँ आपको आज के मेहमान से। आप हैं मुकेश थापा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पेंटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। नमस्कार मैडम। जी मुकेश जी, जैसे हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि जो पेंटिंग है, जो ये विधा है, ये सभी के पास नहीं होती है। इसे डेवलप करने के लिए सालों की तपस्या होती है। तो अगर आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस प्रकार आपका इसमें पदार्पण हुआ, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो उस समय मैं कागज़ पे कुछ पेंटिंग्स बनाता था जी। और उस पेंटिंग को देखकर मेरे जो फ्रेंड्स थे और जो मेरे टीचर थे, वो सभी काफ़ी प्रभावित होते थे जी। क्योंकि वो पेंटिंग दूसरों से यूनिक होती थी जी। तो उस दिन से मैंने इस पेंटिंग को अपना प्रोफेशन बनाने का इसको ठान लिया, क्योंकि सबसे अलग कार्य होने की वजह से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता था। तो तभी से लेकर आज तक मैंने आस्ते आस्ते पहले कागज़ पे जी। फिर पहले प्लाई पे, फिर कागज़ पे, फिर कैनवस पे, फिर ऐसे करते करते हुए मैंने इसको कंटिन्यू रखा। जी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंटल प्रेशर खासकर हमारे ऊपर होता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या आपको डॉक्टर बनना है, इन सभी फील्ड्स में आगे बढ़ना है, और अगर आपको कोई आर्टिस्ट बनना है तो इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके जीवन में किसका ऐसे सपोर्ट आपके जीवन में रहा हो? देखिए, कोई भी चीज़, जैसे ये कला है, ये भी एक सब्जेक्ट है, फाइन आर्ट सब्जेक्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे माताजी का बहुत सहयोग मिला, जिन्होंने मुझे आर्ट की फील्ड में, क्योंकि मैं कोई भी कार्य करता था तो पहले उन्हें बताता था, फिर उसके बाद मैं उस कार्य को मतलब आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्रूवमेंट होती थी। तो उससे मुझे घर वालों को काफ़ी सपोर्ट मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा, 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, तन मन धन। तो तीनों मैंने इसमें जी जान से, एक जुनून की तरह लिया, एक टारगेट की तरह लिया। तो किसी ना किसी को तो ये टारगेट पूरा करना ही था, तो मैंने आर्ट की फील्ड में इसको पूरा किया। जी। लेकिन सर, जब हमारा शुरुआती जीवन होता है, जब हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, या फिर मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। और साथ में फाइनेंशियल भी जो हमें स्टेबल होना बहुत आवश्यक होता है। और कहा जाता है कि आर्टिस्ट के पास इतने पैसे जुटा नहीं पाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, कोई भी कार्य आप पहले ये सोचते हैं कि ये मैं बनाऊंगा और मैं अपने स्वार्थ से करूंगा कि नहीं, ये कामयाब नहीं होगी, तो ऐसा सोचने वाला आदमी कभी आगे कामयाब नहीं हो सकता। तो एक काम आप करते हैं, अगर मान लो वो काम नहीं पूरा होगा, आपका अच्छा नहीं बनता है, तो उसका एक एक्सपीरियंस आपके पास होता है। जब आप दूसरा काम करोगे तो वो काम उससे काफ़ी अच्छा बनता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। जितना आप इसमें अच्छा कार्य करेंगे, आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट आपका होता जाता है। तो इसमें एक फील्ड आती है, काम नाम फिर दाम। पहले काम होगा, फिर नाम होगा, दाम होगा। तो ये तीनों फील्ड होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपका एक नाम नहीं बनेगा तो, और काम इम्प्रूव नहीं होगा, तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी अपना समय भी देना पड़ेगा। जी, एक परसीवरेंस की जो बात होती है वो आदमी में होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। लेकिन सर, फिर भी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपने कोई बैकअप प्लान अपने जीवन में रखा हो कि अगर मैं एज अ पेंटर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूँगा? नहीं मैडम, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी जो इम्पॉसिबल ना हो, नथिंग कैन इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद अपने आप बोलते हैं कि आई एम इम्पॉसिबल।
तो ये पहले सबसे मेन चीज़ नेगेटिव नहीं लाना है माइंड में कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। हर चीज़ का एक टारगेट होता है और उस टारगेट तक पहुंचने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। तो आर्ट फील्ड थोड़ा टफ है, इसमें थोड़ा लेट सफलता मिलती है। तो एक उसको आप एक टारगेट जुनून की तरह लेंगे तभी वो सक्सेस होगा। आप उसको बीच में छोड़ देंगे तो वो चीज़ कभी भी आपकी कामयाब नहीं होगी। तो मैंने इसको एक टारगेट और एक जुनून की तरह लिया, तब मैं इसमें सक्सेस हुआ जी। अगर हम जानना चाहेंगे कितने लंबे समय से आप इसमें कार्यरत हैं? तो ये मेरे को भी जब मैं 10 साल का था, अभी मुझे 33 ईयर्स हो गए हैं कार्य करते हुए जी। तो उस बीच मैंने इस कार्य को नहीं छोड़ा। मैंने उसको कोई भी चीज़ तभी आपको कामयाबी मिलती है जब उसको आप समझते हैं जी। जब आप उसको समझ नहीं पाएंगे तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे मान लो एक अवार्ड आपको आता है जी। तो आप सोचते हैं कि मुझे कामयाबी मिल गई जी। तो वो कामयाबी नहीं होती। फिर दूसरा भी आप अवार्ड जीतते हैं वो भी कामयाबी नहीं होती, तीसरा भी नहीं होती। जब आप लगातार जीते हैं तो उसको हम कामयाबी बोलते हैं। तो एक बार आप जब कामयाब हो जाते तो जब आप नीचे गिरते तो आपको पता नहीं चलता कि मैं कामयाब कैसे हुआ था। तो कहने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, पर उस कार्य को निस्वार्थ आपको पकड़ना पड़ता है, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। जी। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी एक बार कहा था, अगर आप एक बार सक्सेसफुल होते हो तो लोग आपको जज करने लगते हैं कि शायद ये उनका गैस वर्क रहा होगा। आपको वो जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखनी पड़ती है, तो जो आपने अपने कार्य से भी प्रदर्शित किया है। अगर हम आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपको पुरस्कार मिले हैं उनकी बात करें, क्योंकि आपको बहुत रिकग्निशन मिला है, आपका नाम हिमाचल में जाना जाता है, विदेशों में जाना जाता है, तो उस बारे में अगर आप हमें बता सकें। जैसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने काफ़ी अवार्ड जीते स्कूल टाइम में, उसका फिर मैंने नेशनल में आया, फिर मेरे नेशनल के बाद फिर मैंने इंटरनेशनल में किया। तो आस्ते आस्ते मुझे उसका एक्सपीरियंस हुआ। पहले एक अवार्ड, 2 अवार्ड, जब कोई अवार्ड नहीं आता था तो दोबारा फिर मैं मेहनत करता था। तो ऐसे करते करते मैंने 23 अवार्ड जीते। तो उसके बाद मैंने एक ऐसी पेंटिंग बना दी जो आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाई। वो मैंने सिर्फ एक बाल से पेंटिंग बनाई थी, वो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मतलब कहने का मतलब कि आप काफ़ी सालों से कार्य करते हैं तो आप में एक परफेक्शनिस्ट आ जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं वो उस चीज़ में। तो फिर मैंने सोचा मैं एक बाल से क्यों ना पेंटिंग बना के देखूं। तो उसका ध्यान पूरी दुनिया की तरफ आ गया। लिम्का, इंडिया, एशिया, चाइना और हिस्ट्री टीवी ने इसको 6 साल कवर किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप काम करते रहते हैं तो उसमें आप निपुण होते जाते हैं, उसका गुरु आप खुद बन जाते हैं। जी। तो जैसा आपने अभी बताया कि एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर से आपने पूरी पेंटिंग तैयार कर दी और लगभग आपको 6 साल का समय उस पेंटिंग को पूरा करने में लगा, और जिसको हिस्ट्री टीवी ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपकी जो पेंटिंग है वो शुमार है। सर, हमारे लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि आप हमारे स्टूडियोज में आए हैं। धन्यवाद सर, आपकी थोड़ी और रिकॉग्निशन हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि राज्य स्तर पर इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है, पर जो हमारे फॉरेन लैंड है वहाँ पर आर्टिस्टिक वर्क की बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। जी। जैसे फॉरेन में एक पेंटिंग है तो उस एक पेंटिंग मोनालिसा है, उसको काफ़ी प्रमोट किया जाता है। उसी प्रकार एक पेंटिंग वो बिल्कुल यूनिक पेंटिंग है। तो जैसे एक बाल से बनी पेंटिंग है वो भी बिल्कुल यूनिक पेंटिंग है जो वर्ल्ड में आज तक नहीं बनी है। तो उसको अगर सपोर्ट किया जाए, उसको मतलब कि वो किया जाए तो वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम ध्यान ला सकती है। और हिमाचल की जो हमारे आर्टिस्ट हैं, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर इतना फेम प्राप्त कर रहे हैं तो कहाँ हम लैग हो रहे हैं कि हमारे हिमाचल में जो टैलेंट है वो उभर कर नहीं आ रहा है। जी। तो सर, अगर आपसे जानना चाहें कि जो सरकारी लेवल पर, जो हम गवर्नमेंट के लेवल पर किस तरह का सपोर्ट मिलता है यूथ को या किसी आर्टिस्ट को। जैसे हम बात करते हैं आजकल भी जो हमने देखा हिमाचल का जो बजट है उसमें विभिन्न तरह के स्पोर्ट्स को, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए विभिन्न तरह के जो रेम्यूनरेशन है उनको दिया जाता है, लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको इतना सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो आपका क्या मानना है, अगर आप सरकार से कुछ ऐसी गुजारिश करना चाहें तो? मेरा ये मानना मैडम कि कोई भी कार्य हो जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो बाहर से इंडिया के लिए इंडिया का जो नाम, भारत का जो नाम जो है फॉरेन में इंटरनेशनल जो लाता है तो उसको एज जैसे जो खिलाड़ियों को दिया जाता है सम्मान, सेम उसी तरह राशि देनी चाहिए। इससे उनका प्रोत्साहन बढ़ता है। जैसे कि कोई एक फॉरेन से
बाहर से कोई एक आर्ट की फील्ड में वो अवार्ड आता है तो वो अवार्ड एक मेडल की तरह ही होना चाहिए, वो मेडल की तरह ही होता है, क्योंकि उतनी एफर्ट उसी में लगते हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल से पेंटिंग्स आती है, लाखों पेंटिंग आती है, तो उसमें से चुनाव होता है, तो वो भी एक मेडल के समान है। आगे मेंटल लेवल अलग अलग है, तो उसी तरह जिस तरह से खिलाड़ियों को दिया जाता है करोड़ रुपए दिए थे, उसी तरह एक कलाकार को भी उसमें देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उसने उतने एफर्ट लगाए हैं, उसमें उतनी मेहनत है उसकी और उतना ही उसका पैसा लगा हुआ है। तो क्योंकि उसी की वजह से भारत का नाम जो है विश्व के मानव चित्र में आया हुआ है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। जी, तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जो स्पोर्ट्स हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर उनको सरकार प्रमोट कर रही है, तो जो हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, खैर आपने तो सर अपने लेवल पर इतनी ख्याति को प्राप्त किया है, लेकिन जो हमारी उभरती हुई प्रतिभाएं हैं वो भी इस लेवल को प्राप्त कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार उन्हें कुछ सपोर्ट प्रदान करें। जी, तो सर जैसे आपने मोनालिसा पेंटिंग की आपने बात की, तो उसमें क्या ऐसी यूनिकनेस है, क्यों उसे इंटरनेशनल लेवल पर इतना सराहा जाता है? मैंने उस पेंटिंग के मतलब जो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे एक पेंटिंग कोई भी बनती है तो उसमें डिटेल होती है, मतलब कि एक हम चेहरा ही बनाते हैं, एक जवान व्यक्ति का चेहरा और एक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उनके रिंकल्स होते हैं अलग अलग। उसी प्रकार जो मोनालिसा की पेंटिंग उसमें भी काफ़ी डिटेल्स हैं, तो उस वजह से उसको प्रमोट किया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे अब एक बाल से जो पेंटिंग बनती है तो उसमें भी काफ़ी डिटेलिंग है, तो वो समझ है, मतलब कि वो गवर्नमेंट वहाँ समझती है, क्या भी उसको समझना चाहिए कि ये चीज़ यूनिक है, यही चीज़ आपको विदेशों से लोगों को खींचेगी, विदेशी लोगों को खींचेगी, तो ये भी एक टूरिज़्म के हिस्सा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक यूनिक चीज़ को जब प्रमोट करते हैं तो तभी आपका जो आगे देश का नाम बनता है, और मतलब एक प्रॉपर्टी है मैडम ये भी देश की, जैसे सिंगल हेयर पेंटिंग है। जी, तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो हम नॉर्मल पालेंस में अगर हम बात करें, जो हम लोग हैं, हमें इतनी कला की इतनी समझ नहीं होती है, इतना आर्टिस्टिक टेम्परामेंट हमें डेवलप नहीं होता है। तो आपको क्या कारण लगता है कि ये सब चीज़ें स्कूल लेवल पर ही हमें सिखाई जानी चाहिए? क्योंकि अगर हमारे सामने मोनालिसा की पेंटिंग रखी जाए या कोई और पेंटिंग रखी जाए, शायद हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएँ, तो वो टेम्परामेंट कैसे डेवलप हो? अब देखिए जैसे मैडम जो फाइन आर्ट है वो भी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जब ये एक आर्ट का सब्जेक्ट है, जब इसमें आप जॉब दे रहे हैं तो इसमें जो फ्रीलांसर का, क्योंकि एक कार्य होता है क्रिएटिव कार्य, एक कार्य होता है आपका कॉपी वर्क। जब कोई नई चीज़ निकलती है तो उसके लिए हज़ारों सर्च करना पड़ता है गूगल में। जैसे सिंगल बाल से कोई पेंटिंग नहीं बनी थी, तो वो करोड़ों सर्च करने के बाद तब जाके एक थीम निकलता है आपका, तो उस चीज़ की कदर होनी चाहिए। जैसे मान लो एक पेंटिंग कोई बनती है, मेरा काम कॉपी वर्क नहीं होता बिल्कुल नहीं, तो उस आइडिया को निकलने के लिए उस आइडिया को पहले निकालना है फिर बनाना है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, तो वो उस चीज़ को समझना चाहिए। तो यही चीज़ है, आप जैसे मतलब कि वो एक यूनिक चीज़ बन जाती है प्रॉपर्टी, क्योंकि कलाकार की जितनी पेंटिंग्स ओल्ड होती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू बनती है फॉरेन में, तो वो एक समझने वाली बात है। जैसे कि जितना ऑक्शन में आपका जाता है तो ओल्ड पेंटिंग्स का जो है वो वैल्यू बनती है और यूनिक चीज़ की वैल्यू बनती है आपकी, वो सब फॉरेन में, इंडिया में इतना नहीं है, तो वो थोड़ा सा समझना चाहिए। जी, और हम आपकी पेंटिंग्स की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी वर्ल्ड लेवल की पेंटिंग्स हैं, तो अगर उन्हें प्रिजर्व किया जाए तो भविष्य में भी जो हमारे यूथ हैं वो उनसे कुछ सीख सकते हैं, और जितनी ही ज़्यादा पुरानी पेंटिंग होती है उसकी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा होती जाती है। तो आवश्यक है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रिजर्वेशन का ऐसा कार्य शुरू किया जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए मैडम, एक जैसे जो पेंटिंग्स है, अभी तक मैंने पेंटिंग बचा के रखी है फॉरेन में जो लगी थी, जो तो वो पेंटिंग्स तो कल को तो उसका करोड़ों रुपए उसको मिलेगा, लेकिन वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वही चीज़ जो है मतलब कि वो यूनिक चीज़ है, क्योंकि मैंने समय ख़रीदा है। जैसे मान लो 2016 या 2000 जब भी मैंने एक अवार्ड लिया है फ़ोन का, तो वो एक समय मैंने ख़रीदा हुआ है, वो समय दोबारा नहीं आ सकता। समय आप खरीदते हो तो समय जिस चीज़ का आप खरीदते हो, जिस अवार्ड को, तो वो वैल्यू बन जाती है। तो ये चीज़ है, ये यूनिक चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों का को बचाना चाहिए जो बाहर आपके देश को रिप्रेजेंट कर रही है।
जी ज़रूर। जी। तो अगर हमारे कोई गवर्नमेंट कार्यालय से कोई सुन रहे हों तो जी। ज़रूर इस बात पे विचार करेंगे, क्योंकि जो आपका आर्ट वर्क है सर, वो एक हिस्टोरिक पीस है हमारे जी। लिए और उसे प्रिजर्व किया जाना चाहिए। जी। तो सर अगर हम जानना चाहें आपसे कि यूथ का कितना आपको इंक्लिनेशन इस तरफ लगता है कि कितना यूथ एक पेंटिंग आर्ट वर्क को डेवलप करना चाहता है? देखिए, यूथ का जैसे आज के टाइम में जो यूथ है वो शॉर्टकट चाहता है जी। कि मैं अभी जल्दी जल्दी कार्य करूँ, अभी मेरे को कामयाबी मिल जाए। जी। तो ऐसा संभव नहीं है। जी। तो इसी वजह से जो यूथ है वो जैसे मैंने बताया, मुझे 33 ईयर्स लगे आर्ट को अभी वो कामयाबी पाने के लिए। जी। तो जो यूथ है वो चाहता है कि शॉर्टकट जल्दी हो जाए। जी। तो कई लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो कार्य करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, जी। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो इस वजह से थोड़ा सा उनका मन नहीं लग पाता है। जी। जी। तो कहा भी जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जी तो मैडम। जितना सहज पकी सो मीठा होवे, और जी। जितना आप जैसे बताते हो कि आप अगर एक आय भी बनानी है तो उसके लिए भी 6-6 महीने लग जाते हैं उसे सीखने के लिए। जी तो मैडम। बच्चों में इतना थोड़ा परसेवरेंस भी नहीं रहता है। जी। तो उसे डेवलप करने के लिए आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करते हैं? मैं उनको मैडम यही कहता हूँ कि आप जितना मतलब इसको प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि एक कला गॉड गिफ्ट है। जी। एक तो मैं आपको सिखा दूंगा, और आप अपनी तरफ से नई क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तो वो चीज़ दुनिया के कर ध्यान नहीं में नहीं है। आएगी मैडम। जी। अब मैंने पेंटिंग बनाई तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी निकाली, तब मेरा नाम है। जी। अगर वो पेंटिंग बनाते हैं और वो अपनी ठीक अच्छा सीख जाते हैं, लेकिन वो कॉपी वर्क करते हैं और अपना क्रिएटिविटी नहीं निकालते हैं, तो वो चीज़ वही कि जैसे एक पानी होता है, पानी तो वो बहता हुआ है, और जब वो ठहर जाए तो वो एक जगह ठहर जाता है। जी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, पानी को बहते रहना चाहिए। तो जितना आप मतलब कि क्रिएटिव काम करेंगे, उतना ही आपका नाम बनेगा। जी। जी। और जैसा आपने बताया 33 साल से आप इस आर्ट वर्क को कर रहे हैं, जी और मैम। दिन ब दिन आप कुछ नया सीखते रहते हैं अपने जी। आर्ट में, अपनी प्रैक्टिस करते करते। जी। तो आपकी कोई ऐसी चैलेंजिंग कोई ऐसी पोर्ट्रेट हो या कोई ऐसी आर्ट वर्क हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो, जो बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो लेकिन आपके दिल के बहुत करीब हो? वही जो पेंटिंग्स तो लगभग सभी चैलेंजिंग है, जिसमें मैंने अवार्ड जी। जीते हैं। और जो सिंगल हेड से बनी थी पेंटिंग, वो थोड़ा चैलेंजिंग था। मैंने ये मन में ये नहीं सोचा कि ये पेंटिंग जो है ये कैसी बनेगी, या मैंने उस कार्य को किया। जी। मैं अगर ये सोचता कि नहीं सिंगल हेड बनाना, मेरा टाइम वेस्ट होगा, जी। मैं कैसे बनेगी, तो वैसा करता तो मैं उस चीज़ में कभी कामयाब नहीं होता। जी। तो मैंने उसको एक चैलेंज लिया और उसको मैंने बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए, जी। और ये नहीं सोचना कि कामयाब हो ही जाएगी। अगर नहीं होगी तब भी उस द्वारा हमें प्रयास करना है। जी। जी। तो लगभग कितना समय लग जाता है अगर हमें एक पेंटिंग पूरी कंप्लीट करनी है तो? एक बेस्ट पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम आपको 6 महीने लग जाते हैं उसमें डिटेलिंग देने के लिए। और मेरा ये मानना है कि पेंटिंग कम हो पर पेंटिंग में दम हो। जी। मतलब आप ज़्यादा पेंटिंग 100 पेंटिंग बना देंगे और उसमें एक पेंटिंग भी अच्छी होगी तो वो 100 पेंटिंग को भी बीट करेगी। जी। तो यही है कि जितना आप मतलब अधिक डिटेल में देंगे कार्य, तो उतना अच्छा आपका कार्य बनेगा, उतनी अच्छी पेंटिंग बनेगी। जी। तो एक कहावत है ना, जिसमें जो ज़्यादा समय लेती है वो ज़्यादा दिन तक टिकती है। जी। तो मतलब कि जितना आप अच्छा डिटेलिंग में काम करेंगे, उतनी पेंटिंग आपकी हाइक करेगी आगे, मतलब अवार्ड के लिए। जी। जी तो मैम। जितनी डिटेलिंग होती है तो जी। उसको रिकॉग्निशन भी उतना ज़्यादा मिलता है। जी मैम। सर हमारे हिमाचल में भी पेंटिंग की जो कलमें हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। हम कांगड़ा पेंटिंग की बात करते हैं, जी। चंबा पेंटिंग हो गई, मंडी पेंटिंग हो जी गई। मैम। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी इसमें और सुधार की गुंजाइश है, कि और कितने जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो इनको आगे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? ये नहीं, कांगड़ा आर्ट जो है ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है। ये मतलब कि एक विरासत को संभाले हुए हैं हमारे कांगड़ा की। जी। ये बहुत अच्छी आर्ट है, और इसमें कांगड़ा कला संग्रहालय में भी कार्य हो रहा है। जी। तो काफ़ी इसको मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो है ये एक पुरानी जो एक कला है, इसको बचाया जा रहा है। जी। तो ये क्या बहुत इसमें अच्छा समय प्रयास के है। साथ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स जो ऐड किए जा रहे हैं? मैडम, वो जो कांगड़ा आर्ट है उसका मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ, पर कांगड़ा आर्ट में मैं यही बोल सकता हूँ जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसमें चेंज नहीं हो सकता, जी। क्योंकि जो
पुरानी ट्रेडिशन चल रही है, जैसे उसमें फेस कैसे बनाते हैं सब, तो वो पुराना आर्ट मतलब कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें वैसा ही होता है मैडम ये। और ये वो जो जैसे हमारा क्रिएटिव आर्ट है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक विरासत, एक मतलब एक धरोहर है, पुरानी धरोहर, ट्रेडिशन, तो इसको संजो के रखा गया है इसमें, क्योंकि कलर स्कीम भी अलग है, तो ये है मैडम अलग चीज़। जी, तो अगर हम विभिन्न स्टाइल्स की हम बात करें कि कितनी तरह की पेंटिंग्स होती हैं, और अगर हम आपकी पेंटिंग स्टाइल के बारे में जानना चाहें, क्योंकि हर एक पेंटर का एक जॉनरा होता है, वो उसमें कार्य करता है, तो आपके थोड़े जॉनरा के बारे में जानना चाहेंगे। मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ। ऑयल पेंटिंग में देखिए एक ही चीज़ में आप मास्टरी करो तो उसमें मतलब कि ऑयल पेंटिंग में है, इसमें जो कैटेगरी, इसमें कैटेगरीज और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप, क्रिएटिव, वाटर, लैंडस्केप विद लाइफ, तो इस तरह से सब कैटेगरी होते हैं। तो इन सब कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, तो सब में मैंने कैटेगरी अपनी क्रिएटिव टाइप में बनाए हुए हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये ऑयल पेंटिंग में अलग अलग तरह की होती हैं, जिसमें सभी में मैंने अवार्ड जीते हुए हैं। तो एक कलाकार वही है जो हर तरह की ऑयल पेंटिंग में कैटेगरी, हर कैटेगरी में कार्य करे। जी। तो आप एक वर्सेटाइल हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं आपको। जी सर, हमारा ये मंजिल कार्यक्रम है, इसमें हम जो हमारे यूथ हमारे साथ खासकर जुड़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा हम करियर ऑप्शन के लिए इसको फील्ड को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपसे जानना चाहें कि इस फील्ड को, इस पेंटिंग के करियर को अगर उसे डेवलप करना हो और इससे ही लाइवलीहुड कमाना हो, तो उसके लिए वो क्या कार्य कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तन, मन, धन, ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है। तन और मन होगा, धन नहीं होगा तब नहीं होगा, धन तन होगा तब नहीं होगा, मन तन होगा तो कहने का मतलब कि आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, उसमें मन भी लगाना पड़ेगा, अपना मतलब बैठना भी पड़ेगा, तन लगाना में बैठना पड़ेगा आपको, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तभी जाके। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा जो यंग जनरेशन है उनको ये कहना चाहूँगी, अपने पे विश्वास रखें कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आई कैन डू, मतलब मैं कर सकता हूँ इसको। और आप कहेंगे नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आपका आगे काम इम्प्रूव होगा। जी, अगर हम किसी संस्थानों की ऐसी बात करें, बेसिकली अगर हिमाचल की हम बात करें, तो कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनके थ्रू पेंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं, या उसमें क्या करियर ऑप्शंस आगे हो सकती हैं? ये अभी जो फाइन आर्ट्स का है, जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे शिमला में, और एक है आप डिप्लोमा कर सकते हैं उसमें, तो उसमें आपको जॉब के चांसेस बन जाते हैं। अब जैसे मैं फ्रीलांस से कार्य करता हूँ, तो फ्रीलांसर के लिए आपको थोड़ा समय लगता है, तो जब तक आपका एक ब्रांड नहीं बनेगा, जब तक आप एक नाम नहीं बनेगा, तो आपकी पेंटिंग्स नहीं सेल आउट होगी। जैसे इवन कोई आप कपड़े भी एक सिंपल दुकान से लेते हैं और एक आप बाज़ार से लेते हैं, तो वही चीज़ वहाँ महंगी मिलती है। तो एक आम पेंटिंग बनाने और एक ब्रांड वाली पेंटिंग लेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको समय लगता है काफ़ी। तो फ्रीलांसर कार्य करने से आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपने कैरियर के लिए चुनना है तो आप फाइन आर्ट का कोर्स कर सकते हैं, MFA वगैरह कर सकते हैं, और डिप्लोमा भी इसमें है, तो 1 साल का होता है, तो उसमें आपको ड्राइंग टीचर की जॉब लग सकती है। जी, तो एक युवा का पैशन होता है अगर आर्टिस्ट बनना, लेकिन उसको अपनी जीवनचर्या भी तो चलानी होती है। तो कहा जाता है कि आर्ट से पेट नहीं भरे जाते, तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? यू आर राइट मैम, ये सही बोल रहे हैं आप कि भूखे पेट भजन नहीं होता, ये आप सही बोल रहे हैं जी। तो इसमें बस यही है ना, मैंने यही कहा कि ये जो लाइफ है ये बहुत मतलब कि टफ है, जब तक आप डीप नहीं जाओगे जी, तो आपको इसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये थोड़ा आर्ट जो है वो थोड़ा लेट पे करती है, पर ये पे करती है, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए, आपको एक नाम जब आपका बन जाएगा तो आपको लाइफ टाइम ये पे करेगी। पर उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 स्टेज हैं। पहले आपका काम, फिर नाम, फिर दाम। जब काम आपका अच्छा होगा, फिर आपका नाम बनेगा, तब आपको दाम मिलेगा। जी,
तो फाइनेंशियली स्टेबल होना भी जी, आवश्यक है। फाइनेंशियल, जी। अगर हम पहले फाइनेंशियली स्टेबल होंगे उसके बाद ही हमें अपना पैशन फॉलो करना जी, चाहिए, जी। क्योंकि फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी होती हैं। जी। तो सर आपसे थोड़ा यूथ के लिए थोड़ा संदेश छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंतिम छोर पर भी पहुंच रहे जी। हैं। तो अगर थोड़ा आप यूथ को सपोर्ट करें, थोड़ा उनको प्रमोट करें कि किस तरह से अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, इस फील्ड में कुछ करना चाहता है, तो डीमोरलाइज नहीं होना है, चंद शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। मैं सभी जो युवा मेरे साथी हैं, सभी जी। भाई बहन हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना एक टारगेट रखें, अपने पे विश्वास रखें, कार्य को ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि अब मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा और अब मुझसे बस हो गया, मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन तभी आपको कामयाबी हासिल होती है। तो जब बिल्कुल आप डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, बिल्कुल तब जाके आपको भगवान आपको देता है। तो कहने का मतलब उस स्टेज को आपको पार करना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा विश्वास रखना अपने पे और अपने कार्य को छोड़ना नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड में, पेंटिंग भी ना किसी फील्ड में, तो शॉर्टकट नहीं लेना है कार्य का। तो अपने विश्वास रखना अपने, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। तो अपने कार्य को पूरी शिद्दत से करना चाहिए और एक गोल डिसाइड करना चाहिए और उसमें तन मन धन से जुड़ जाना चाहिए, तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। तो सर आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपने। तो दर्शकों, आज मंजिल कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।